नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री का। सॉल्यूशन में लेक्चर 1 हम लोगों ने फिनिश किया था पिछले टर्न पर, लेकिन आज लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर 1 को थोड़ा सा रिवाइज कर दें, जिससे कि लेक्चर 1 और 2 में कंटिन्यूएशन बना रहे, कोई गैपिंग ना आने पाए। तो देखिए भाई, हमने लेक्चर 1 को जहाँ फिनिश किया था, हम लोगों ने यही फिनिश किया था कि जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, मैंने बताया था कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो। मैंने बताया था पिछले टर्न पर कि जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि वो 3 प्रकार के होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, उसको हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो ये 3 टाइप के हैं। पहले नंबर पे मिक्सेबल लिक्विड्स या मिक्सेबल सॉल्यूशन, मिक्सेबल। दूसरे नंबर पे इमिक्सेबल, IMMISCIBLE, इमिक्सेबल। और तीसरे नंबर पे पार्शियली मिक्सेबल, PARTIALLY, पार्शियली मिक्सेबल सॉल्यूशन या मिक्सेबल लिक्विड्स, इमिक्सेबल लिक्विड्स, और ये कहलाएगा मिक्सेबल लिक्विड्स। तो इस तरीके से हमने पिछले टर्न पर ये डिस्कस किया था। हमने बताया था कि मिक्सेबल लिक्विड में दोनों जो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट का नेचर सेम होता है, दोनों का सिमिलर नेचर होता है। मतलब कि ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। जब नेचर एक होता है, जैसे एक पोलर है तो दूसरा भी पोलर, एक नॉन पोलर है तो दूसरा भी नॉन पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो ये कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में। ये कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और देखिए भाई, इमिक्सेबल लिक्विड क्या होता है, इमिक्सेबल लिक्विड वे होते हैं, इमिक्सेबल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट का जो नेचर हो वो डिफरेंट हो। नेचर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स आर डिफरेंट, नेचर ऑफ बोथ कंपोनेंट्स इज डिफरेंट। और पार्शियल मिक्सेबल में मैंने बताया था कि ना तो उनका नेचर परफेक्टली सिमिलर हो और ना ही उनका नेचर परफेक्टली डिसिमिलर हो, दोनों के बीच की स्थिति हो। तो इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था कि जो आंशिक रूप से मिले, ईथर प्लस वाटर, मैंने इसका एग्जाम्पल आपको बताया था। तो इस तरीके से हमने पिछले टर्न पर इन चीज़ को डिस्कस किया था। और जाते जाते मैंने ये कहा था कि जब हम अगले टर्न पर आएंगे, आपसे मिलेंगे, मुखातिब होंगे, तो हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो आज हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स, TYPES, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब विलयन के प्रकार, कितने प्रकार के विलयन हम लोगों को पढ़ना है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे बारी बारी से। लेकिन भाई ध्यान दीजिए कि जब हम लोग बचपन में थे, जब हम लोग 9th 10th क्लास में पढ़ते थे, तो विशेषकर तो मैं, अब आप लोगों को मैं नहीं जानता, मेरे दिमाग में हमेशा बात आती थी कि जो पानी पानी की तरह दिखे, जो लिक्विड फेज में दिखे, वही सॉल्यूशन है। और बाकी मेरे दिमाग में कोई भी चीज़ सॉल्यूशन को लेकर के नहीं आता था। लेकिन अब हम जब हायर क्लास में पहुँचे, आगे पहुँचे, तो हमको ये पता चला कि सॉल्यूशन सॉलिड फेज में भी होता है, सॉल्यूशन लिक्विड फेज में भी होता है, सॉल्यूशन गैसियस। हम केवल एक फेज जानते थे, हम एक केवल सॉल्यूशन जानते थे जो लिक्विड होता था, तो हम क्या जानते थे कि ये सॉल्यूशन है। और मैंने बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स इज नोन एज द सॉल्यूशन। होमोजेनियस का मतलब ना तो उनको सेपरेट किया जा सके, कंप्लीटली मिक्सेबल हो, एवरी पॉइंट पर उनका फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो। तो इसलिए अगर हम कहें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। मैंने पिछले टर्न पर भी बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं किसी भी सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यही दोनों कंपोनेंट जब आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट, सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट, मतलब कि भाई सॉल्यूट हमारा क्या हो सकता है, सॉल्यूट हमारा सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूट हमारा लिक्विड भी हो सकता है, और सॉल्यूट हमारा गैस भी हो सकता है। इधर सॉल्वेंट भी क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और इधर क्या हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है, LIQUID लिक्विड हो सकता है,
और ये क्या हो सकता है, गैस। तो सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन बन सकता है, सॉलिड को डिजॉल्व किया जाए लिक्विड में एक सोल्यूशन बनेगा, सॉलिड को एक डिजॉल्व किया जाए गैस में एक सोल्यूशन बनेगा। तो 1 और यहाँ पर 2, ये 3 सोल्यूशन बने। लिक्विड को हमने डिजॉल्व किया सॉलिड में एक सोल्यूशन, चौथा सोल्यूशन। फिर लिक्विड को हमने डिजॉल्व किया लिक्विड में, फिर हमने डिजॉल्व किया किसमें, गैस में। तो कितने बने टोटल, कितने हो गए, 3 पहले बने थे, 4 और 5 और 6, और अब एक बचा है गैस। हम गैस को डिजॉल्व करें सॉलिड में, गैस को डिजॉल्व करें लिक्विड में, गैस को डिजॉल्व करें गैस में। तो इस तरीके से 7, ये 8 और 9। तो सल्यूट की फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की बेसिस पर हमारे पास जो सॉल्यूशन हैं वो कितने टाइप के हैं, वो 9 टाइप के। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, सल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बेसिस पर हमारे पास कितने सॉल्यूशन हैं, 9 प्रकार के। तो भाई इस तरीके से 9 प्रकार के सॉल्यूशन हम लोगों को पढ़ना है। पहले हम सॉलिड को सॉलिड में डिजॉल्व करेंगे, फिर सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे, फिर सॉलिड को गैस में। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी सॉल्वेंट के बेसिस पर ही सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है, किसी भी सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की बेसिस पर ही उस सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये एक सॉलिड सॉल्यूशन है, मतलब कि यहाँ पर मैंने कहा, पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक लिक्विड सॉल्यूशन है, मैंने कहा कि यह एक लिक्विड सॉल्यूशन है। तो ये जो लिक्विड नाम दिया गया, ये जो लिक्विड नाम दिया गया, ये बताता है किसका स्टेट। इट टेल्स अस द स्टेट ऑफ, इट टेल्स अस द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट की बेसिस पर हम किसी भी सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि ये लिक्विड है, हमने कहा ये क्या है, लिक्विड है, तो अब कोई भी इसमें डिजॉल्व किया जाए, गैस को इसमें डिजॉल्व किया जाए तो हम कहेंगे ये लिक्विड सॉल्यूशन है। अगर सॉलिड को डिजॉल्व किया जाए तब भी हम कहेंगे कि ये लिक्विड सॉल्यूशन है। अगर इसमें लिक्विड को डिजॉल्व किया जाए तब भी हम कहेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशन है। तो किसी भी सॉल्यूशन का नाम उसके सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की बेसिस पर दिया जाता है। अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक सॉलिड सॉल्यूशन है तो ये तो कंफर्म हो गया। अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास एक सॉलिड सॉल्यूशन है तो ये कंफर्म हो गया कि इसका जो सॉल्वेंट है, इसका जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, वो सॉलिड होगा। बाकी जो आने वाले इसमें डिजॉल्व होने वाले कंपोनेंट हैं, जो डिजॉल्व होने वाले कंपोनेंट वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी, अगर मैंने कहा गैसियस सॉल्यूशन तो ये कंफर्म हो गया कि उसमें सॉल्वेंट गैस ही होगा, बाकी सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें नोट में लिख सकते हैं कि पहले तो आप इसको बना लीजिए कि सॉलिड लिक्विड गैस, इस टाइप से आप बना लीजिए, जिससे आपके यहाँ से बनाना शुरू करिए। यहाँ पर बना लीजिए सॉल्यूट प्लस, ऐसे नोट कर लीजिए सॉल्यूट यहाँ पर लिखिए और प्लस सॉल्वेंट यहाँ पर लिखिए, इज इक्वल टू सॉल्यूशन है ये। तो ये सॉलिड हो सकता है और ये क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, गैस। वही स्थिति यहाँ भी, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये क्या, गैस। तो सॉलिड का सॉलिड में एक सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में। तो 1 2 3, और लिक्विड का सॉलिड में, फिर लिक्विड का लिक्विड में, फिर लिक्विड का गैस में। तो 3 के बाद 4 5 6, फिर गैस का 7, फिर 8, फिर क्या 9। तो टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 प्रकार के विलयन बनेंगे। तो अब नोट, नीचे एक नोट लिखना है हम लोगों को कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर किसी भी सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। तो नोट करके लिख लिया जाए, नोट करके लिखिए, ए सॉल्यूशन इज नेम्ड, ए सॉल्यूशन इज नेम्ड। वही बात भाई जो हम लोगों ने अभी आपको बताया, हम लोगों ने डिस्कशन किया कि जो सॉल्वेंट है उसका जो फिजिकल स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का नाम होगा। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक गैसियस सॉल्यूशन है तो ये कंफर्म हो गया कि सॉल्वेंट का फेज गैस है।
अगर मैंने कहा मेरे पास एक सॉलिड सोल्यूशन है तो ये कंफर्म हो गया कि जो सोल्यूशन बना है उसमें सॉल्वेंट सॉलिड है। तो ए सोल्यूशन इज नेम्ड, ए सोल्यूशन इज नेम्ड, सोल्यूशन का नामकरण किया जाता है। ए सोल्यूशन इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर ए सोल्यूशन इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जो भी फिजिकल स्टेट है उसकी बेसिस पर हम उसका नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल में देखिए भाई, अगर मैंने यहां पर क्या कहा, मैंने कहा कि ये सॉलिड सोल्यूशन है। क्या है? ये सॉलिड सोल्यूशन है। मैंने कहा कि ये सॉलिड सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट इज सॉलिड। सॉल्वेंट इज सॉलिड। सॉल्वेंट क्या है? इसमें सॉलिड है। और इसमें सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने कहा, एग्जाम्पल नंबर 1 था, अगर मैंने कहा कि ये एक सोल्यूशन गैसियस सोल्यूशन है, कौन सा सोल्यूशन है? यहां पर सोल्यूशन कौन सा है? GASEOUS, गैसियस सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? गैसियस सोल्यूशन, इसका मतलब सॉल्वेंट इज गैस। सॉल्वेंट इज गैस। सॉल्वेंट क्या है? गैस है। इसी तरीके से मैंने तीसरा एग्जांपल अगर कहा कि एक सोल्यूशन इसमें भरा गया है, इसमें क्या है? एक सोल्यूशन भरा गया है ये, और मैंने कहा कि ये लिक्विड सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन? ये लिक्विड सोल्यूशन है, LIQUID, लिक्विड सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट इज लिक्विड। सॉल्वेंट इज लिक्विड। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है। तो भाई किसी भी सॉल्यूशन का नामकरण उसके सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की बेसिस पर किया जाता है। और अब हम लोग लिखेंगे कि अगर हम सॉलिड की नोट करके लिखिए, नीचे नोट करके लिखिए, डिपेंडिंग अपॉन, नीचे एक नोट लिखिए, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, डिपेंडिंग अपॉन DEPENDING, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट, depending upon the physical state of solvent, the solutions are of 9 types. The solutions are of 9 types. The solutions are of 9 types. solution कितने प्रकार के हैं? solution 9 प्रकार के हैं। भाई सॉल्वेंट का फेज हमने सॉलिड ले लिया तब 3 बनेंगे। अगर हमने सॉल्वेंट का फेज लिक्विड ले लिया तब 3 सोल्यूशन बनेंगे। अगर हमने सॉल्वेंट का फेज गैस ले लिया तब हमारे पास 3 बनेंगे। तो इस तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, चूँकि ऊपर से लिखना है इसलिए पूरा जिससे आ जाए, तो मैं यहाँ से लिखना प्रारंभ करता हूँ। देखिए भाई, यहाँ मैं सीरियल, कितने प्रकार के सोल्यूशन है? सीरियल नंबर, यहाँ सीरियल नंबर, और यहाँ पर हम लेंगे सॉल्यूट, SOLUT, यहाँ पर हम लेंगे सॉल्वेंट। आप भी हमारे साथ बनाते चलिए। और यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और इसके आगे लिखना है एग्जाम्पल, और इसके आगे उदाहरण। जो भी हम सॉल्यूशन लेंगे उसका उदाहरण हम लोग लिखते चलेंगे। और यहाँ पर एग्जाम्पल, EXAMPLES, एग्जाम्पल। तो सीरियल नंबर है, सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। इतने कॉलम बनेंगे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो देखिए भाई, सबसे पहले नंबर पे इस तरीके से हम लोगों ने एक लाइन खींच दिया, और लाइन खींचने के बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर क्या? एग्जाम्पल। तो सीरियल नंबर 1
सबसे पहले नंबर पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले नंबर पर हम लेंगे, सबसे पहले नंबर पर लेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सबसे पहले नंबर पर हम लोग लेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब ये कंफर्म हो गया कि जिसमें सॉल्वेंट क्या है, जिसमें सॉल्वेंट क्या है। अगर जैसे मैंने कहा सॉलिड सॉल्यूशन तो ये कंफर्म, अभी मैंने बताया ना किसी भी सॉल्यूशन का नाम उसके सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की बेसिस पर दिया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे सॉलिड सॉल्यूशन, SOLIDLOTION, सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, चलिए भाई सॉलिड सॉल्यूशन लिखा जाए तो सीरियल नंबर 1, सॉलिड सॉल्यूशन में सीरियल नंबर 1 पहले नंबर पे, ये तो सॉलिड ही होगा, सॉल्वेंट तो हमेशा सॉलिड होगा। तो सॉल्यूट क्या लिया जाए पहले नंबर पे, ये सॉलिड, और सॉलिड सॉल्यूशन हो गया तो इसका मतलब सॉल्वेंट तो सॉलिड रहेगा ही। सॉल्यूशन कैसा बनेगा भाई, सॉलिड को डिसॉल्व किया गया सॉलिड में। भाई बहुत बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि हमारा जो विद्यार्थी बचपन में पढ़ता था कि अरे सॉलिड में सॉलिड कैसे डिसॉल्व होगा, वो तो सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता। लेकिन आज वो सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए सॉलिड का सॉलिड में, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखा जाए, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने उदाहरण आपको बताया था भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। तो चलिए बताइए, एक एग्जाम्पल कल बताया था ना सॉलिड का सॉलिड में, और वो क्या है, ब्रास। वो क्या है, ब्रास, BRASS। कैसे मैंने टेक्निक बताई थी, कॉपर तो रहेगा ही रहेगा, और S आया तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ZN, और दूसरा क्या लगा देंगे, ब्रांच। दोनों सॉलिड है ना, ब्रांच। इसमें क्या लिखेंगे, कॉपर और प्लस क्या, SN। ब्रास और ब्रांच एक ऐसे सॉल्यूशन है जिनको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे अब की बार हम सॉल्यूट क्या ले लें, पहले नंबर पे हमने सॉल्यूट लिया सॉलिड। अब बिना कहे बच्चे के जुबान से निकलता है सर लिक्विड। दूसरे नंबर पे लिक्विड, तो हमने क्या ले लिया, लिक्विड। और ये भैया सॉलिड तो रहेंगे ही, क्योंकि आपने नाम सॉलिड सॉल्यूशन कर दिया। तो सॉल्वेंट तो अब सॉलिड रहना ही रहना है। आंख बंद करके अगर कोई कहे कि ये सॉलिड सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे कि भाई इसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड, SOLID। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड इन सॉलिड। सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व किया गया है, मतलब एक बर्तन लिया गया, इसमें सॉलिड है और लिक्विड को डिसॉल्व किया गया। पॉसिबल है? नहीं सर पॉसिबल नहीं है, लेकिन भैया पॉसिबल है। जो जिंक, जो एमलगम मरकरी का होता है, एमलगम ऑफ मरकरी, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो अमलगम पढ़ते हैं ना, अमलगम ऑफ जिंक HgHCl, जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम। तो अमलगम ऑफ, चूंकि लिक्विड, अमलगम ऑफ HgAMALG, अमलगम ऑफ Hg माने मरकरी, अमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम, सोडियम के साथ में। देखिए भाई ये सॉलिड है और मरकरी भैया हमारे क्या होते हैं, लिक्विड। और यही चीज़ आपको बता दें कि एक ऐसा सॉलिड, एक ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, मेटल किस फॉर्म में, और वो है Hg। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म, मरकरी, मेटल Hg लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसलिए फिर उसके बाद सॉलिड का सॉलिड में हो गया सॉलिड सॉल्यूशन, फिर लिक्विड का सॉलिड में, तो लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए लिक्विड है और इसका सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, तो लिक्विड इन सॉलिड है, इसीलिए यह सॉलिड सॉल्यूशन है। और तीसरे नंबर पर हम लोग क्या ले लें, तीसरे नंबर पे गैस ले लें। किसमें डिसॉल्व किया गया, सॉलिड में। गैस को किसमें, अरे भाई ये क्या हो रहा है, गैस को डिसॉल्व किया गया सॉलिड में, ये कैसे संभव है, संभव है। याद करिए जब आप लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ते थे, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन पढ़ते तो यही करते थे ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर
PdNi यही सब रखते थे ना, कोई मेटल रखते थे, हाइड्रोजन गैस को पास करते थे और मेटल रखते थे ना, तो यहाँ पर बनता क्या था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हाइड्रोजनेशन था ना। तो होता क्या था कि ये प्लेटिनम या पैलेडियम का जो सीट था उस पर ये हाइड्रोजन आके एब्जॉर्ब होता था ना भाई यहाँ पर, तो इसका मतलब ये H2 इन PD एक सोल्यूशन है। H2 इन PD, H2 गैसियस स्टेट में, PD PTNi सब मेटल है सॉलिड फॉर्म में, तो एक सोल्यूशन है ये। तो इसको कौन सा सोल्यूशन कहा जाएगा, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। और इसका एग्जांपल गैस इन सॉलिड सोल्यूशन, इसका एग्जांपल बताइए भाई, यही एग्जांपल है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होती है ना, हाइड्रोजन गैस इन PT और PD और Ni, बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने 1 2 3 3 पढ़ा, सॉलिड सोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए लिक्विड सोल्यूशन। तो सॉलिड तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोगों को पढ़ना चाहिए लिक्विड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, लिक्विड। तो जैसे मैंने कहा लिक्विड सोल्यूशन, वैसे आपके दिमाग में फिगर बन गया कि सर निश्चित रूप से इसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग दूसरे नंबर पर, पहला हम लोगों ने डिस्कस किया सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन के कितने पार्ट, 3 पार्ट। और अब दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है लिक्विड सोल्यूशन, LIQUID, लिक्विड सोल्यूशन। तो भाई ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब चौथे नंबर पे, 4th नंबर पे, लिक्विड सोल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होना ही होना है, तो इसका मतलब ये लिक्विड लिख दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले नंबर पे सॉलिड इन लिक्विड, ये तो बहुत आसान है भाई। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया तो सोल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। ओके, इसका एग्जाम्पल तो रोज आप लोग गर्मियों के दिन में बनाते हैं। जब आप लोग शरबत पीते हैं तो चीनी को किस में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में। तो चीनी सॉलिड फॉर्म में है ना, और वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो सॉलिड इन लिक्विड, एग्जाम्पल शुगर या सुक्रोज इन वाटर, सुक्रोज इन वाटर। या दूसरा एग्जाम्पल बताइए, दूसरा एग्जाम्पल साल्ट इन वाटर, नमक, साल्ट इन वाटर, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, पानी में डिसॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे, चौथे 5वें नंबर पे सॉलिड के बाद क्या लिया जाए, लिक्विड लिया, यहाँ भी लिक्विड लिया, तो उसी क्रम में हम लेते चलेंगे। लिक्विड को किस में डिसॉल्व किया गया, लिक्विड में। फिर सोल्यूशन कौन सा बना, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो इसका एग्जाम्पल तो बहुत बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं भाई। अरे एथिल एल्कोहल का वाटर के साथ में ना CH3 CH2OH प्लस वाटर। और एग्जाम्पल बेंजीन और टॉलुइन दोनों लिक्विड हैं। ये बेंजीन और टॉलुइन कल मैंने बताया था ना, जहां फार्मूला आप लिख रहे थे लिखते चलिए भाई। टॉलुइन का फार्मूला TOLUENE, टॉलुइन। बेंजीन रिंग के ऊपर आप लोग क्या लगा देंगे, CH3, तो यही तो टॉलुइन हुआ, यही टॉलुइन हुआ ना। लेकिन मैं यहीं और बता दे रहा हूं कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 2 CH3 लग जाए, बेंजीन रिंग के ऊपर 2 CH3 लग जाए तो इसी को जाइलीन कहा जाता है, XYLENE, जाइलीन। जाइलीन 3 टाइप के, आर्थोमेटा पैरा, आर्थोमेटा पैरा। तो 5वें के बाद 6वें नंबर पर बताइए, सॉलिड लिक्विड गैस। गैस को किसमें, सॉल्वेंट तो लिक्विड रहेगा ही, गैस को डिसॉल्व किया गया लिक्विड में। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व कर दीजिए, CO2 प्लस H2O इक्वल टू कार्बोनिक एसिड। आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक जब आप खोलते हैं उसकी बोतल को तो बहुत तेजी से कुछ निकलता है ना, तो आप कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई प्रेशर पर इस पर भरी गई थी, तो उसमें डिसॉल्व थी ना। तो आप लिख सकते हैं गैस को जब लिक्विड में डिसॉल्व किया गया तो सोल्यूशन क्या बना,
गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। इसका एग्जाम्पल बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस इन H2O। दूसरा एग्जाम्पल बता दीजिए, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र भाई लिख लीजिए, शर्माइए मत। जो हमारे विद्यार्थी सोच रहे हैं अमोनिया तो हमको आता है, अमोनिया। दूसरा एग्जाम्पल NH3 माने अमोनिया, अमोनिया इन H2O। ये भी देखिए दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? दोनों एग्जाम्पल एक ऐसे सॉल्यूशन का है जिसमें सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट वाटर है, लिक्विड। तो हम लोगों ने इस तरीके से कितने सॉल्यूशन पढ़े अब तक? 6। बचे कितने हैं? 3 और बचे हैं सर। तो 3 तो आप फटाफट निपटा देंगे, क्यों भाई? देखिए 3 तो आप बिल्कुल निपटा देंगे एकदम, देखते देखते कि सर एक बचा हुआ है। सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, और तीसरे नंबर पर कौन सा सॉल्यूशन? गैसियस सॉल्यूशन, GASEOUS, गैसियस सॉल्यूशन। अच्छा, कंफर्म क्या हुआ? जैसे मैंने गैसियस सॉल्यूशन लिखा, एक आदमी चिल्लाते हुए जा रहा है गैसियस सॉल्यूशन ले लो, गैसियस सॉल्यूशन ले लो, तो आपके दिमाग में क्या फिगर बनेगा भाई? कि ये सॉल्यूशन बेच रहा है जिसमें सॉल्वेंट गैस होना ही होना है। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस। तो इसका मतलब 7वें नंबर पर, अब 7वें नंबर पर यहाँ पर हम लोग गैस लिख ही दें, गैस के सॉल्यूशन है। तो पहले नंबर पे सॉलिड को गैस में घोला गया, सॉलिड को गैस में घोला गया। तो सॉलिड को अगर गैस में घोला जाए तो उसका एग्जाम्पल कपूर को नाइट्रोजन में, तो सॉलिड, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल बताइए, कैम्फोर, कैम्फोर माने कपूर। कैम्फोर कौन सा फॉर्म होता है? सॉलिड ना, सफेद सफेद। कैम्फोर इन N2, नाइट्रोजन गैस। भाई जब घर में पूजा पाठ होता है तो कपूर का इस्तेमाल किया जाता है, सफेद सफेद, देखो लाल लाल नहीं, पीला पीला नहीं, व्हाइट रंग का कैम्फोर होता है। फिर उसके बाद 8 नंबर पे चले भाई, सॉलिड के बाद क्या हुआ? लिक्विड, LIQUID। किसमें डिजॉल्व किया गया? गैस तो होने होना है, लिक्विड को गैस में डिजॉल्व किया गया। बहुत बड़ी विडंबना भाई, लिक्विड को गैस में, लिक्विड को गैस में। अरे क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है ना, और नाइट्रोजन गैस होती है, तो CHCl3 प्लस नाइट्रोजन, CHCl3 प्लस नाइट्रोजन, CHCl3 प्लस नाइट्रोजन। कल मैंने बताया था क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHELORO, क्लोरोफॉर्म CHCl3। इसी तरीके से अगर ब्रोमोफॉर्म कोई कहे CHBr3, आयोडोफॉर्म कोई कहे CHI3। तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल आया? हमारे पास एग्जाम्पल है लिक्विड इन, पहले यहां पर लिख लेना, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस। और एग्जाम्पल इसका क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस नाइट्रोजन, CHCl3 प्लस नाइट्रोजन। और इसका दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर। और 9वें नंबर पर क्या हो जाएगा भाई? सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, बचा क्या? गैस। गैस का किस में? गैस में। और ये क्या होगा? गैस इन गैस, गैस इन गैस। तो 2 गैसों का मिक्सचर बता दीजिए कोई। एयर, एयर में तो तमाम गैसें हैं, N2 प्लस O2, N2 प्लस O2। तो जो एयर है हमारे पास, उसमें तमाम मिक्सचर हैं एयर, उसमें सारी गैसेस का CO2 भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है। तो भाई इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेसिस पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमने पढ़ा, उनके एग्जाम्पल पढ़े। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। सॉल्यूट हमने सॉलिड लिया, सॉलिड लेने के बाद हमने सॉल्वेंट को, मैंने सॉलिड सॉल्यूशन पहले लिया। सॉलिड सॉल्यूशन लेने का मतलब ये है कि उसमें जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड होना ही होना है। तो मैंने सॉल्वेंट को ले लिया, यहाँ पर सॉल्वेंट वाला कॉलम है, तो सॉल्वेंट हमने सॉलिड ले लिया। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो बारी बारी से 1 बाय 1 हम सॉलिड लिए,
तो सॉलिड को सॉलिड में, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बना सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। कल मैंने बताया था कि ब्रास और ब्रांच या जर्मन सिल्वर, गन मेटल, जितने एलॉय आप जानते हैं दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो ब्रास कॉपर प्लस जिंक, मैंने टेक्निक भी बताया था कि अगर एस आए तो जिंक यहाँ जेड लगा दीजिए, और अगर जेड आए तो एस लगा दीजिए। फिर दूसरे नंबर पर मैंने लिया लिक्विड, ये तो सॉलिड होना ही होना है, तो लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, अमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम, चूंकि Hg लिक्विड फॉर्म में होता है और सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद हमने बताया गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड सोल्यूशन H2 गैस इन Pt PdRni, हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम या प्लेडियम या निकल। अब भाई इसका रिलेशन इससे है, जब आप एथिलीन का हाइड्रोजनेशन कर रहे थे, याद है आपको, जब एथिलीन का हाइड्रोजन करते थे, हाइड्रोजनेशन करते थे, तो आप मेटल प्लेटिनम प्लेडियम और निकल रखते थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट आकर के इस सरफेस पर, प्लेटिनम प्लेडियम या निकल की सरफेस पर आकर एब्जॉर्ब होते थे। इसका मतलब ये H2 इन Pd एक सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि H2 गैस इन Pt PdRni। फिर हमने दूसरा लिया लिक्विड सोल्यूशन, तो एक कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होना ही होना है, सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड कुछ भी हो सकता है ऊपर की तरह। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया, सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व किया गया। ये तो बहुत आसान है कि सुक्रोज को पानी में घोला जाए या नमक को पानी में घोला जाए, सुक्रोज सोल्यूशन या साल्ट इन वाटर साल्ट सोल्यूशन। फिर दूसरे नंबर पे आपने लिक्विड लिया, तो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, जैसे एथिल अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, बेंजीन है, ये टॉलुइन है, ये बेंजीन है और टॉलुइन दोनों का मिक्सचर। फिर मैंने गैस को किस में लिया, लिक्विड में, गैस इन गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन H2। भूलता कौन है? भूलता एक तो ये वाला, इस पर स्टार कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल आप भूल जाते हैं। कपूर को नाइट्रोजन में, इसको भूल जाते हैं, और दूसरा इसको भूल जाते हैं लिक्विड। ये दोनों एग्जाम्पल को स्टार बना लीजिए। दोनों एग्जाम्पल आप भूल जाते हैं जब आपसे पूछा जाता है कि एक ऐसा सोल्यूशन बताइए गैसियस, जिसमें तीसरे नंबर पर गैसियस सोल्यूशन है, तो सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड इन गैस सोल्यूशन। कैम्फोर सॉलिड फॉर्म में है, नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है। फिर उसके बाद लिक्विड इन गैस फॉर्म में, लिक्विड इन गैस फॉर्म में क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन। और फिर गैस अगर हम ले लें तो हमारा एयर जो एटमॉस्फेयर में है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ए सोल्यूशन इन विच बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन द गैसियस फॉर्म। अब हेडिंग डाल दीजिए कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब हम बहुत महत्वपूर्ण चीज पर आ रहे हैं जो कि कंपटीशन में कई बार पूछ रहा है उसको। और हेडिंग डाल दीजिए कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ द सोल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ द सोल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट्स, कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ द सोल्यूशन, concentration units of the solution, concentration units CONCENTRATI, concentration units of solution। solution की concentration unit क्या होती है, सांद्रता की इकाई क्या होती है? भाई जैसे आपसे कहा जाए कि जाइए आप अपने डोमेस्टिक लाइफ में, घरेलू लाइफ में, हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम लोगों को जाके कुछ खरीदना है, चीनी खरीदना है, तो हम कहते हैं 1 kg चीनी लाइए, 2 kg चीनी लाइए, 3 kg चीनी लाइए, हम उसका अमाउंट बताते हैं, ग्राम में लाइए। हम नमक खरीदते हैं तो 1 kg 2 kg नमक खरीदते हैं। हम टमाटर बैगन कुछ खरीदते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मास बताते हैं कि इतना हमको चाहिए। लेकिन आप सॉल्यूशन खरीदने गए तो आप क्या बताएंगे? आप उसका अमाउंट तो बताएंगे कि हमको 2 kg 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर का चाहिए, लेकिन आप उसकी कंसंट्रेशन भी बताएंगे, उसकी सांद्रता भी बताएंगे। तो सांद्रता है क्या? व्हाट इज द कंसंट्रेशन? कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले नंबर पे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की यूनिट कई हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कोई नई चीज़ नहीं होगी, तैयारी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नीट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, जेईई की कर रहे हैं, तो जैसे उसमें नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, मास परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट है, पीपीएम है, पीपीबी है, पीपीटी है, फॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन, ये सब कंसंट्रेशन यूनिट्स है। तो
लेकिन पहले नंबर पर पहली बात यह है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन, CONCENTR, छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए कंसंट्रेशन। और इस कंसंट्रेशन के यूनिट को तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन व्हाट इज द कंसंट्रेशन। तो भाई सांद्रता क्या है समझने का प्रयास करिए। आप किसी के घर गए, किसी दोस्त के घर गए गर्मी के दिनों में, तो बेचारा बड़े शौक से ले आया आपको शरबत पिलाने के लिए, और 1 लीटर पानी में उसने 1 लीटर पानी लिया था, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर वाटर लिया, और उसमें 2 केजी चीनी मिला दिया, 2 केजी सुक्रोज मिला दिया, जिसको हम चीनी कहते हैं। तो ये बताइए आप उससे क्या कहेंगे, कहेंगे कि यार बहुत मीठा है, बहुत मीठा है ना। तो इसका मतलब कि चीनी ज़्यादा घोल दिया होगा, चीनी ज़्यादा घोल दिया होगा तभी इतना ज़्यादा मीठा हो गया। तो आप कहते हैं कि यार बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिए। इसका मतलब कि आपने सॉल्यूट का अमाउंट, जो आपने सॉल्यूशन बनाया 1 लीटर वाटर में आपने सुक्रोज को मिला के बनाया, तो उसमें आपने कहा कि यार बहुत कंसंट्रेट कर दिए। बहुत कंसंट्रेट करने का मतलब उसमें चीनी का अमाउंट बहुत ज़्यादा कर दिए। तो यही है कंसंट्रेशन, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के नॉन सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के नॉन अमाउंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट हुआ उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन, अब बहुत मीठा तो लगा भाई, पिए किसी तरीके से, पीते गए और कहते कि बहुत यार कंसंट्रेट कर दी बहुत। तो बाद में पूछ ही लिया यार कितना पानी कितना चीनी लिए थे, तो कह रहा है यार 2 केजी चीनी लिया था, 1 केजी हमने पानी लिया था। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, 2 केजी पर लीटर, 2 केजी पर लीटर ना, 2 केजी पर लीटर, यही तो कंसंट्रेशन है। और दूसरा बच्चा अगर कहा कि यहाँ पर हमने 5 केजी चीनी लिया और यहाँ पर हमने केजी लीटर वाटर लिया, डिजॉल्व किया, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा 5/5 केजी पर 6 लीटर ना। 5 केजी डिजॉल्व है किसमें, 6 लीटर में, तो एक में हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का कुछ नहीं है, बल्कि कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्वेंट का ये है, किसी भी सॉल्यूशन का ये है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नोन अमाउंट में या सॉल्यूशन के नोन अमाउंट में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, वह उसका क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो इसको नोट कर लीजिए कि क्या है कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन। तो भाई कंसंट्रेशन कंफर्म कर लीजिए, तब आगे बढ़िए कि किसी भी सॉल्यूशन के नोन अमाउंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज दी। जैसे अभी एग्जांपल मैंने दिया कि 2 केजी चीनी उसने 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व कर दिया, तो हमारा नोन अमाउंट है उस सॉल्वेंट का 1 लीटर हमने लिया था, 1 लीटर हमने लिया था सॉल्वेंट का, और उसमें कितना डिजॉल्व किया, 2 केजी। तो यही तो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन का, कि 2 केजी डिजॉल्व किया गया 1 लीटर में, जो सॉल्यूशन बना वो 2 केजी पर लीटर की कंसंट्रेशन को अटेन किए हुए है, उसको बियर किए हुए है। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, तो आप क्या बताएंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो लिख लीजिए जब कामा में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a known amount of, in any known amount of solvent or solution। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है क्या, तो आप क्या बताएंगे कि अरे भाई किसी भी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के नोन अमाउंट में जितना सॉल्यूट प्रेजेंट हो
that amount of solute is known as, that amount of solute present in definite amount of known amount of solvent या solution is known as concentration. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर उदाहरण हम करते चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि 2 किलोग्राम चीनी को, मैंने पहला एग्जाम्पल जो आपको बताया था वही एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्योंकि जब आप फिगर बना के लिखते हैं तो चीज़ें याद रहती हैं. यहाँ पर आपने क्या लिया है? यहाँ पर लिया आपने 1 लीटर क्या? वाटर. 1 लीटर वाटर लिया जो कि सॉल्वेंट है, और इसमें कितना चीनी डिजॉल्व किया? इसमें शुगर कितना डिजॉल्व किया? इसमें शुगर डिजॉल्व किया 2 kg सुक्रोज, SUCROSE. तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई? इसकी कंसंट्रेशन 2 kg सुक्रोज dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of water. यही तो है. 2 kg सुक्रोज 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व है, तो 2 kg पर लीटर, और आप लिख सकते हैं 2 kg पर लीटर. यही इसकी कंसंट्रेशन है, 2 kg पर लीटर. और दूसरे तरफ कैसे लिख सकते हैं? दूसरा एग्जाम्पल, 2 kg को, सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था. दूसरा एग्जाम्पल बताइए भाई, मैं पूछूंगा आपसे तो आप बताइएगा. ये देखिए, यहाँ पर हमने कितना लिया सोल्यूशन? यहाँ पर हमने लिया 5 लीटर. कितना? 5 लीटर. और कितना डिजॉल्व किया गया? हमने 2 kg लिया, इसमें डिजॉल्व किया ना, इसमें डिजॉल्व किया. तो बताइए इसका कंसंट्रेशन 2 kg इज डिजॉल्व. 2 kg किस में डिजॉल्व है? 2 kg डिजॉल्व है 5 लीटर में. 2 kg डिजॉल्व है 5 लीटर में. तो इसका मतलब कि 2 kg डिजॉल्व है किसमें? 5 लीटर में. तो इसलिए 1 kg डिजॉल्व होगा 5/2 में, यही ना. तो ये कितना हुआ? 2.5. तो ये देखिए 2.5, 2 kg डिजॉल्व है 5 लीटर में. तो इसका मतलब ये वैल्यू हुई 2/5. तो 2/5 का मतलब कितना हुआ? 0.4 kg पर लीटर. 2/5. यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 kg डिजॉल्व है 5 लीटर में, तो इसका मतलब 2/5 kg पर लीटर. तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये 20 हुआ, तो पॉइंट लगाया तो 20 हुआ. 20 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाने पर, चूंकि 2 को डिवाइड करना है, यहाँ पर देखिए 5 डेसिमल, तो ये 0.4, तो 0.4 kg पर लीटर. यही कंसंट्रेशन है. 1 लीटर में 0.4, 2 लीटर में 0.8. इसी तरीके से हम 5 लीटर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 लीटर लेंगे तो 5 का 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 kg आ जाएगा. तो भाई ध्यान दीजिए, इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया ये आपको हमेशा याद रखने में मददगार होंगे कि किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है. तो कंसंट्रेशन का मतलब कुछ घबराने वाली बात नहीं है. सॉल्यूट का कितना अमाउंट, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है. तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए नोन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज द कंसंट्रेशन. वही उसकी स्ट्रेंथ है, वही उसकी कंसंट्रेशन है. तो इस तरीके से मैंने बताया कि अगर 2 kg सुक्रोज है, उसको 1 लीटर में डिजॉल्व किया गया है, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 2 kg पर लीटर. यहाँ पर मैंने कहा 2 kg डिजॉल्व है किसमें? 5 लीटर में, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 2/5 kg पर लीटर. तो ये हो जाएगा 0.4 kg पर लीटर जब इसको हम सॉल्व करेंगे. एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल और, तीसरा एग्जाम्पल, 4 kg साल्ट हमने लिया, 4 kg साल्ट, नमक लिया, और इसको किस में डिजॉल्व किया? 4 kg साल्ट को हमने डिजॉल्व किया 20 लीटर पानी में. कितना? 20 लीटर वाटर में. तो इसकी कंसंट्रेशन बोलिए, इसकी कंसंट्रेशन 4 kg पर 20 लीटर. 4 kg कंसंट्रेशन 4 kg पर 20 लीटर. तो इसको डिवाइड कर दीजिए 4/20,
kg पर लीटर, यही होगा ना कंसंट्रेशन। तो 1/5 kg पर लीटर, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.2 kg पर लीटर, यही कंसंट्रेशन है। अगर कोई कहे यही कंसंट्रेशन है इसकी, 4 kg को डिजॉल्व किया गया है 20 लीटर में, तो 0.2 kg को 1 लीटर में डिजॉल्व, यही इसकी बेसिक यूनिट है। मतलब 0.2 kg को 1 लीटर में, 0.4 को 2 लीटर में, फिर ऐसे आप बढ़ाते जाइए, 0.6 को 3 में, ऐसे बढ़ाते जाइए, और आपको एटलीस्ट मिल जाएगा कि 4 kg को अगर घोलना है तो 20 लीटर की आवश्यकता पड़ेगी, 20 लीटर वाटर की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई कंसंट्रेशन पूछे, अगर आपसे कोई सांद्रता पूछे किसी सॉल्यूशन की कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन, तो आप कह देना कि भाई किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट डिजॉल्व रहता है दैट इज नोन एज द कंसंट्रेशन। और स्पेसिफाई कर दीजिए कि किसी भी सॉल्यूशन के नोन अमाउंट में या किसी भी सॉल्यूशन के नोन अमाउंट में सॉल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट रहता है वह उसकी कंसंट्रेशन कहलाती है। तो एग्जांपल देके बता दीजिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी यूनिट्स हैं, और पहली यूनिट है मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, ये सब पढ़ना है। तो परसेंट पहली यूनिट है परसेंट, PERCENT। जैसे हम मास को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, उसी तरीके से कंसंट्रेशन यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कई यूनिट्स हैं। जैसे परसेंटेज, पहले नंबर पर परसेंटेज कंसंट्रेशन, पहले नंबर पे परसेंटेज कंसंट्रेशन, PERCENTAG, परसेंटेज कंसंट्रेशन, CONCENTROI, परसेंटेज कंसंट्रेशन। दैट इज परसेंटेज कंसंट्रेशन का मतलब दैट इज परसेंट कंसंट्रेशन, परसेंट कंसंट्रेशन। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? परसेंट कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम कंसंट्रेशन को परसेंट में रिप्रेजेंट करें तो वो परसेंट कंसंट्रेशन कहलाता है। और इसी के 3 पार्ट आप लोगों ने पढ़े थे ना, याद है आपको? इसी के 3 पार्ट पढ़े थे ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पहले नंबर पे मास परसेंट, पहले नंबर पे मास परसेंट, दूसरे नंबर पे वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट, दूसरे नंबर वॉल्यूम परसेंट, तीसरे नंबर पर मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास परसेंट बाई वॉल्यूम परसेंट। आपने पढ़ा होगा, कोई नई चीज नहीं है। तो पहले नंबर पे परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज कंसंट्रेशन के 3 पार्ट, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे मास परसेंट, फिर वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालिए छोटी, इसमें फर्स्ट हेडिंग, और दैट इज फर्स्ट हेडिंग दैट इज मास परसेंट, मास परसेंट। मास परसेंट को कैसे लिखा जाता है? मास परसेंट को लिखा जाता है W/W परसेंट, मास परसेंट को W/W परसेंट। समझते चलिए भाई, बहुत बेसिक चीज है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मास परसेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का जितना अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट हो दैट इज नोन एज मास परसेंट। मतलब कहने का, पहले समझिए तो फिर लिखते हैं। कहने का मतलब ये है, किसी भी सॉल्यूशन का हमने, किसी भी सॉल्यूशन का मास हमने लिया तो 100 ग्राम है, हमने इसको मेजर कर लिया, हमने इसको तौल लिया 100 ग्राम है। तो किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट हो दैट ग्राम इज नोन एज द मास परसेंट। मतलब मैंने कहा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसको मैंने तौल लिया, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, और मैंने बताया कि इस 100 ग्राम में 25 ग्राम चीनी है, 25 ग्राम क्या है? सुक्रोज है, SUCROS, सुक्रोज। हमने जब तौला, उसको तौला तो कितना ग्राम आया? 100 ग्राम आया। तो हमने कहा यार इस सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम आ रहा है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर इसमें सुक्रोज मैंने घोला था, 25 ग्राम घोला था, तो इसका मतलब कि जो 25 ग्राम प्रेजेंट है, 100 ग्राम में 25 है,
तो यही जो 25 ग्राम सुक्रोज है दैट इज नोन एज द मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन, मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन। यही है, अगर किसी भी सोल्यूशन का मास परसेंट ऐसे लेबल लगा के लिखा रहे उसके ऊपर, तो आप जान जाइए वो क्या बता रहा है, उस सोल्यूशन के 100 ग्राम में सल्यूट का अमाउंट बता रहा है। तो अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन में सल्यूट जितना प्रेजेंट हो दैट इज नोन एज द मास परसेंट। तो लिख लीजिए अमाउंट ऑफ सल्यूट, amount of solute in gram present in the 100 gram of solution, present in the 100 gram of solution। 100 ग्राम सोल्यूशन में सल्यूट का जितना अमाउंट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मास परसेंट का फार्मूला क्या होता है, मास परसेंट या W/W परसेंट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100। तो भाई इस तरीके से वेट ऑफ द सल्यूट ग्राम में या मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 कैसे लिखा जा सकता है, मास परसेंट W/W या वेट या मास, वेट WEIGST, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन ग्राम में इनटू 100, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम किसमें 100 इनटू 100। तो भाई ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मास परसेंट का, मास परसेंट का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, मास परसेंट W/W का मतलब होता है वेट ऑफ द सल्यूट इन ग्राम अपॉन टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। दिस बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। कुछ किताब वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं कि W/W परसेंट, आप भी लिख लीजिए W/W परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। W/W परसेंट का मतलब मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या 100, आर करके लिख लीजिए। तो मास परसेंट के दो फार्मूले हैं, या तो यहाँ पर वेट लिखिए या यहाँ पर मास लिखिए, बात एक ही है। तो देखिए भाई आप इससे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप लोग इसके नीचे लिखते चलिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता आप नहीं, आप लोग लिख चुके होंगे। तो देखिए भाई ध्यान से, मैंने क्या बताया कि किसी भी सल्यूट का जितना ग्राम, किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में जितना प्रेजेंट हो, किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में अगर सल्यूट 15 ग्राम प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन का मास परसेंट में कंसंट्रेशन 15% W/W है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा 10% W/W, 10% W/W सुक्रोज, 10% W/W सुक्रोज सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है जी, 10% W/W सुक्रोज सोल्यूशन। तो अभी मैंने बताया W/W का मतलब मास परसेंट, 10% W/W मैंने बताया कि अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वही क्या कहलाएगा, मास परसेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन।
इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। भाई यही तो हुआ, 10% W/W का मतलब 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। ये 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। हमने सोल्यूशन को जब तौला तो 100 ग्राम है, 100 ग्राम में 10 ग्राम सुक्रोज है, इसीलिए इस सोल्यूशन के ऊपर लेबल जो लगाया गया 10%। मतलब अगर आपके ऊपर अगर कोई भी एक सोल्यूशन का पात्र रखा है, वेजल रखा है और उसके ऊपर लगा हुआ है 25% W/W, तो आप कहेंगे जो 25 है ये सल्यूट का अमाउंट है ग्राम में, 25 ग्राम ये सल्यूट का अमाउंट है, 25 ग्राम सल्यूट का अमाउंट है जो कि 100 ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट। तो 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम तौला आपने, उसको आपने मेजर किया, उस पर रखा हुआ तौला आपने, इसको मेजर किया, 100 ग्राम आया, 100 ग्राम में 10 ग्राम सुक्रोज निकल गया, तो बाकी क्या बचा, बाकी 90 ग्राम तो पानी बचा ना, 90 ग्राम क्या बचा, वाटर बचा, वही तो सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब कि 10 ग्राम सुक्रोज, SUCROS, 10 ग्राम सुक्रोज प्लस 90 ग्राम वाटर, और यही वाटर क्या है, और ये क्या है, सल्यूट, SOLUT, ये क्या है, सल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट। तो इसका मतलब कि कंफर्म हो गया कि 10 ग्राम सुक्रोज है, बाकी 90 ग्राम क्या है उसमें, वाटर। दोनों को मिलाएंगे तो टोटल कितना बनेगा, 100 ग्राम बनेगा ना। तो हमारे सोल्यूशन का द्रव्यमान कितना आएगा, 100 ग्राम। इसी तरीके से और एग्जाम्पल अगर दें तो बता ले जाएंगे, बिल्कुल। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया, मैंने दिया 15% W/W NaCl सोल्यूशन। तो चलिए बताइए, 15% W/W NaCl सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन, जैसे W/W आया तो आप जान जाएंगे कि इसमें सोल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है, उसमें सल्यूट कितना प्रेजेंट है, जितना परसेंट लिखा रहे वही उतना अमाउंट सल्यूट उसमें प्रेजेंट रहेगा उस 100 ग्राम में, अलग से नहीं कि 100 वो 15 ये 115, उसी 100 में ये इन्वॉल्व है। तो जब ये निकल जाएगा तो बाकी सॉल्वेंट बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15% W/W NaCl का मतलब 15 ग्राम ऑफ NaCl, 15 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट, 15 ग्राम ऑफ NaCl, 15 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 15 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ, 15 ग्राम क्या है NaCl, और बाकी क्या बचा, कितने, 100 में से 15 ग्राम निकल गए, 15 ग्राम निकल गए, 85 ग्राम बचा ना, तो 85 ग्राम वाटर, 85 ग्राम H2O, दैट इज द सॉल्वेंट। तो भाई इस तरीके से सल्यूट का अमाउंट कितना हुआ, ये 15 ग्राम क्या है, ये क्या है, 15 ग्राम सल्यूट है, SOLUTE, और ये बाकी जो 85 ग्राम है, ये 85 ग्राम, ये क्या है, 85 ग्राम सॉल्वेंट, SOLVENT, 85 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट है। इस तरीके से अगर आपको कितना भी ट्विस्ट करके एग्जाम्पल दे तो आप घबराइएगा नहीं, आप बहुत बहादुरी से उसको फेस करिएगा। इसी तरीके से अगर दें कि नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग अपने से करेंगे और हमको बताएंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ, इसमें सॉल्वेंट ये है, सल्यूट ये है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, 35% W/W, 35% W/W यूरिया सोल्यूशन, 35%। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल नंबर 3, 35% W/W यूरिया, 35% W/W यूरिया,
चलो भाई यूरिया का फार्मूला कौन बताएगा? यूरिया का फार्मूला, जो फार्मूला वाला NH2CO NH2 डाइएमाइड है, ये जो हमारा फार्मूला वाली कॉपी है उसमें हम लोग नोट करेंगे NH2CO NH2 क्या है? यूरिया। क्योंकि जो भी फार्मूले आते जाएंगे हम अलग से पन्ने में या डिक्शनरी में लिखते जाएंगे, वो हमारे लिए एक टूल होगा अच्छी केमिस्ट्री जानने के लिए। तो 35% W/W यूरिया का मतलब क्या है भाई? W/W जैसे लग गया मास परसेंट, तो अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम सोल्यूशन में सल्यूट का जितना अमाउंट ग्राम में प्रेजेंट हो वो उसका मास परसेंट कहलाता है। तो 35% W/W का मतलब क्या हुआ? 35 ग्राम ऑफ सल्यूट या यूरिया, 35 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट in the 100 gram of solution, in the 100 gram of solution, in the 100 gram of solution। 100 ग्राम में 35 ग्राम यूरिया है, सॉल्यूशन को जब तौला गया तो 100 ग्राम है और उसमें 35 ग्राम यूरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 35 ग्राम यूरिया प्लस 35 ग्राम यूरिया। तो ये बताइए कि अगर हम 100 में से 35 निकाल दें तो क्या बचेगा? 5 और यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना बचा? यहाँ पर एक इधर गया तो 10 में से गए 9, तो ये कितना बचा? 65 ग्राम ऑफ H2। तो इसका मतलब कि सल्यूट का अमाउंट कितना है? सल्यूट का अमाउंट बोलिए, SLUT, सल्यूट का अमाउंट 35 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है इसमें? SOV, सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है? 65 ग्राम। कितना? 65 ग्राम। तो इस तरीके से चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर आपके पास कहीं पर लिखा रहे 26% W/W, 26% W/W H2SO4, या आप NaCl ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 26 ग्राम क्या है? NaCl है। बाकी क्या है? 2600 में से 26 घटा देंगे तो भाई कितना आएगा? 24 आएगा ना। तो 24 ग्राम क्या है? वाटर है। यहाँ पर ये क्या है? ये क्या है? सल्यूट। ये क्या है? सॉल्वेंट। ये क्या है? सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा मास परसेंट। मास परसेंट के बाद सेकेंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे भाई परसेंटेज कंपोजिशन के, परसेंट कंसंट्रेशन के कई पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मास परसेंट, दूसरे में वॉल्यूम परसेंट और तीसरे में मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो तीसरा नोट करिए वॉल्यूम परसेंट। देखिए सेकेंड नंबर पे वॉल्यूम परसेंट, VOLUME, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट PERCENT, वॉल्यूम परसेंट। इसको लिखा कैसे जाता है? V/V परसेंट, V/V%। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब अब देखिए V/V आ गया, तो किसी भी सोल्यूशन के 100 ml में सल्यूट का जितना ml प्रेजेंट हो वह क्या कहलाएगा? जैसे वहां आपने कहा कि 100 ग्राम सोल्यूशन में सल्यूट का जितना ग्राम हो, वैसे यहां पर आप क्या कहेंगे? 100 ml, 100 ml सोल्यूशन में सल्यूट का जितना ml प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सल्यूट लिखिए डबल कॉमा में, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम परसेंट का फार्मूला
वॉल्यूम परसेंट का फार्मूला, वॉल्यूम परसेंट V बाई V परसेंट का फार्मूला इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू क्या 100 इनटू 100। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम किसी भी सॉल्यूट का जितना वॉल्यूम 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम वॉल्यूम परसेंट कहेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो भाई इसको कुछ किताब वाले ऐसे भी लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट की जगह कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एग्जांपल करके मैं लिखूं, अगर आर करके लिख लीजिए, इसको आर करके लिखिए, V बाई V परसेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम जिस कंपोनेंट का निकालना हो उसको ऊपर और नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ml में, इसको R करके लिख लीजिएगा और इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल। तो भाई वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 10% V बाई V का मतलब एल्कोहल, 10% V बाई V एल्कोहल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 10% V बाई V, 10% V बाई V एथिल एल्कोहल सॉल्यूशन, 10% V बाई V एल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब बताइए भाई। एक कंसंट्रेशन यूनिट बहुत कायदे से हम लोगों ने डिफाइन किया है, तो इसको तो आप बता सकते हैं कि सर 10% V बाई V एल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब ये होता है कि 10 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या मतलब कि 10 ml ऑफ एल्कोहल, 10 ml ऑफ एल्कोहल, 10 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट, 10 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही तो हुआ ना, मैंने यही तो बताया कि V बाई V 10% है, इसका मतलब कि ये जो 10% है, 10 है, यही सॉल्यूट का वॉल्यूम है। 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम 10 ही है। अगर यहाँ 20 होता, 25 होता तो हम कहते हैं कि सॉल्यूट का वॉल्यूम 25 है, बाकी जो बचा वो सॉल्वेंट है। तो 10 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें 10 ml निकल गया एल्कोहल, तो बाकी 90 ml क्या बचा, 90 ml वाटर है ना। तो इसका मतलब कि 10 ml एल्कोहल, 10 ml एल्कोहल प्लस 90 ml क्या, H2O, दैट इज वाटर। तो भाई देखिए ध्यान से समझिएगा, तो हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट कितना हुआ, सॉल्यूट कितना ml, 10 ml, और सॉल्वेंट कितना ml, SOLV सॉल्वेंट इज इक्वल टू 90 ml। तो टोटल कितना आना चाहिए, टोटल 100 ml आना चाहिए। तो 10 ml एल्कोहल प्लस 90 ml H2O। अगर मैं लिखूं कि 20%, इसीलिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1 आपने लिखा, तो एग्जाम्पल नंबर 2 ये देखिए आपने लिखा 20% V बाई V बेंजीन इन टॉलुइन, बेंजीन इन टॉलुइन, एग्जाम्पल नंबर 2 था ये, एग्जाम्पल नंबर 2, टॉलुइन, टॉलुइन, बेंजीन इन टॉलुइन, दोनों लिक्विड है। तो इसका मतलब कि ये जो 20 दिया गया है ये सॉल्यूट का वॉल्यूम है, और सॉल्वेंट टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100। तो ये जो 20% V बाई V दिया है, तो 20 ml सॉल्यूट का वॉल्यूम है और टोटल वॉल्यूम 100 होना है।
तो इसका मतलब सॉल्वेंट कितना मिलाना पड़ेगा, 80 ml मिलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ml ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो लिखिए 20 ml ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट, 20 ml ऑफ बेंजीन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20 ml क्या है, बेंजीन है, 20 ml बेंजीन प्लस 80 ml क्या है, 80 ml क्या है, टॉलुइन, बेंजीन इन टॉलुइन, TOLUNE, टॉलुइन हो गया। तो भाई ध्यान दीजिएगा हमारा सल्यूट कितना है, ये सल्यूट है SOLUTE, और ये क्या है, सॉल्वेंट SOLVENT, ये सॉल्वेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया मास परसेंट, हम लोगों ने डिफाइन किया वॉल्यूम परसेंट, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिफाइन करेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंट, जिसको कि W/V या M/V भी लिखा जाता है। तो अपने लेक्चर को समाप्त करने से पहले आज हम रिवाइज कर दें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा भाई कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन कुछ है नहीं, किसी भी सॉल्यूशन में सल्यूट का अमाउंट बताया जाए तो वही उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। किसी भी सॉल्यूशन में बताया जाए कि 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ भी XYZ इतना अमाउंट सल्यूट प्रेजेंट है तो वह उसकी कंसंट्रेशन कहलाएगी। तो मैंने ये भी बताया कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तमाम कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं। तो पहली कंसंट्रेशन यूनिट मैंने बताया मास परसेंट, पहली कंसंट्रेशन यूनिट परसेंटेज कंसंट्रेशन, परसेंटेज के 3 पार्ट, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। तो मास परसेंट में मैंने बताया कि 100 ग्राम सोल्यूशन में सल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो वह उसका मास परसेंट कहलाता है। मास परसेंट का फार्मूला मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपोनेंट इन ग्राम, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। और मैंने एग्जाम्पल देके बताया कि अगर कहीं पर लिखा रहे 25% W/W यूरिया अगर कहीं लिखा रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें 25 ग्राम यूरिया है, बाकी जितना बचा वो 75 ग्राम H2O है, चूँकि टोटल मिलकर कितना आना चाहिए 100 ग्राम। उसी तरीके से मैंने वॉल्यूम परसेंट डिफाइन किया। तो वॉल्यूम परसेंट में मैंने कहा किसी भी सोल्यूशन के 100 ml में सल्यूट का जितना ml प्रेजेंट हो वो उसका वॉल्यूम परसेंट कहलाता है। वॉल्यूम परसेंट का मतलब V/V परसेंट, वॉल्यूम परसेंट का मतलब V/V परसेंट, मतलब सल्यूट का ml प्लस सॉल्वेंट का ml दोनों को जोड़ के 100 ml होना चाहिए। तो आज मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ। एक चीज़ और याद रखना है कि हमारे पास टोटल सोल्यूशन 9 प्रकार के हैं। किसकी बेसिस पर, सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की बेसिस पर सॉल्वेंट हमारे 9 प्रकार के सोल्यूशन 9 प्रकार के हैं। अगर मैंने कहा गैसीय सोल्यूशन तो कन्फर्म है कि वहाँ पर सॉल्वेंट गैस ही होगा। अगर मैंने कहा लिक्विड सोल्यूशन तो सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा। अगर मैंने कहा सॉलिड सोल्यूशन तो सॉल्वेंट सॉलिड होगा। बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ, बाकी सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी सोल्यूशन का नाम उसके सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट की बेसिस पर दिया जाता है। इसको हम लोगों को हमेशा याद रखना है। तो नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम लोगों ने मास परसेंट पढ़ा, हम लोगों ने वॉल्यूम परसेंट पढ़ा। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंट, और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अलविदा, नमस्कार।